नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप लोगों को बहुत लंबे समय तक मूर्ख समझ करके बेवकूफ नहीं बना सकते। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जितनी सीटें बढ़ी थी 52 से जो 99 हुई थी, उनमें जो इनके सहयोगी दल थे अलग अलग राज्यों में, और जिस तरह का वातावरण इन्होंने दुष्प्रचार करके झूठ बोल करके बनाया था, उसका परिणाम था। लेकिन 99 सीट को भी अपनी विजय बताना, अपनी विक्ट्री बताना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली 240 सीटों को भी हार बताना, नैतिक हार बताना, ये अब राहुल गांधी को भारी पड़ रही है। इनका जिस तरह का व्यवहार पार्लियामेंट के भीतर देखा गया, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, पार्लियामेंट के भीतर भी पार्लियामेंट के बाहर भी जिस तरह की एग्रेशन, आक्रामकता, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, और जो जो बातें इन्होंने कहनी शुरू की, उससे ऐसा लग रहा था कि जितनी औकात नहीं है, जितनी हैसियत नहीं है, देश की जनता ने इनको जितना दिया नहीं है, ये उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एक हिस्ट्री क्रिएट की थी तीसरी बार निरंतरता में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने, उस पर पानी फेरने के लिए, लोगों का उस ऐतिहासिक जीत से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जिस तरह मीडिया का, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के इन्होंने एक वातावरण बनाने की कोशिश की थी, वो हरियाणा के परिणाम ने एक ही झटके में धराशायी करके रख दिया है। और ये जो हरियाणा का नतीजा है, ये जो हरियाणा ने इनको शिक्षा दी है, सबक दी है, जो सजा दी है, अगर इसके बाद भी ये इन चीजों से कुछ नहीं सीखते हैं, और जो पहले की परिपाटी चली आ रही है कि साहब ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ दो, दूसरे लोगों के सिर पर ठीकरा फोड़ दो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर, कुमारी सैलजा के सिर पर, और आप अपनी चमड़ी और अपनी खोपड़ी बचाए रखो। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे और गंभीरता से उन मुद्दों पर, उन कारणों पर मंथन नहीं किया और उनका समाधान करने के बारे में गंभीरता से सोच करके आगे नहीं बढ़े, तो ये जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, और उसके बाद भी फिर 4 और राज्यों के अगले 1.5-2 साल के भीतर चुनाव हैं। इनमें तमिलनाडु है, इनमें असम है, इनमें पश्चिम बंगाल है, इनमें बिहार है। वहां भी कांग्रेस को इसी दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। और कोई और जानता हो या ना जानता हो, और कांग्रेस की जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करके मानता हो या नहीं मानता हो, पर जो इनके सहयोगी दल हैं वो इनकी असलियत को एक्चुअल में समझ चुके हैं और जान चुके हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि संसद के भीतर सहयोगी दलों के सांसदों को ये जिस तरीके से हाँकने की कोशिश कर रहे थे, उस पर किसी ने ओपनली रिएक्ट भले ही ना किया हो, लेकिन कोई भी राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की इस हरकत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और अब जब ये हरियाणा के चुनाव नतीजे आए हैं, और इसके बारे में भी इन्होंने जिस तरह की हवा बनाई थी मीडिया के भीतर भी, और एग्जिट पोल में भी ये बात आ गई थी, और हम लोग भी इसलिए ये सारी चीजें और चर्चाएं करना शुरू कर चुके थे कि भाई हरियाणा का इतिहास रहा है कि 10 साल ही किसी की सरकार रही है निरंतरता में,
तीसरी बार तो किसी का रिकॉर्ड है नहीं। ये हम भी जानते थे कि हरियाणा में एक निष्कलंक सरकार है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, नौकरियों में भी पारदर्शिता ही बरती गई है। इसके बावजूद वो जो तथ्य था कि 10 साल के बाद तो सत्ता बदलनी ही है, वो कहीं न कहीं हम लोगों के दिमाग में भी था। लेकिन हरियाणा के मतदाताओं ने सबको गलत साबित किया और ये तो पूरी तरीके से एक फैब्रिकेटेड एक माहौल बना करके लोगों को भी, मीडिया को भी, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी एक ऐसा वातावरण क्रिएट करके हरियाणा को जीत लेना चाहते थे और ये मैसेज देना चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में भी हमने नरेंद्र मोदी को 240 पर रोका और अब हरियाणा में भी हम जीत करके नरेंद्र मोदी की जो आगे की यात्रा है, जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको हम बढ़ा रहे हैं और अब जैसे इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसके आप बयान उठा करके देख लीजिए। राजदीप सरदेसाई से लेकर के बरखा, अभिसार, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, जितने भी लोग और हरियाणा में भी जो लोग कांग्रेस के लिए ढोल बजा रहे थे, बैंड बजा रहे थे, उन सब के भी सुर देख लीजिए। वो एक ही उनका सुर था कि मोदी का एरा अब समाप्त हो चुका है, उनका आभा मंडल बुझ चुका है, उनकी लोकप्रियता अब ढलान पर है और जितना उनको ऊपर जाना था, उरूज पर जाना था, वो जा चुके, अब बस नीचे ही आना है। हरियाणा में ये नतीजा क्यों आया है, इस पर तो मैं प्रोग्राम कर चुका हूं। आज मैं ये बता रहा हूं कि ये जो हरियाणा में घटना हुई है और इनको जो पटकी दी है हरियाणा के लोगों ने, इसके अब इफेक्ट, साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट क्या देखने को मिल रहे हैं। 2 राज्यों के इनके अपने इंडी दल के सहयोगी इनको अब आंखें दिखा रहे हैं और केवल इन 2 राज्यों की बात नहीं है साहब। आप चाहे महाराष्ट्र चले जाइए या दूसरे राज्यों में चले जाइए, वहां से जिस तरह के संदेश अब इनको मिलने शुरू हुए हैं राहुल गांधी को और कांग्रेस को, वो इनकी हैसियत बताने के लिए जानबूझ करके बयान दिए जा रहे हैं और जो एक इनकी तरफ से ओवर रिएक्ट हो रहा था लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद, प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बावजूद नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से ये अटैक कर रहे थे, व्यक्तिगत हमले करने शुरू कर चुके थे, एक अपमानजनक तरीके से उनसे पेश आ रहे थे, 56 इंच की छाती को 26 इंच की बता रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है, हमने इन्होंने जो छवि बनाई थी उसको फाड़ दिया है, इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे थे। वो इनके सहयोगी दलों के नेता भी इस सब के चलते थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे और इसको गरिमापूर्ण नहीं मान रहे थे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और पूरी दुनिया में उनका सम्मान है, उनकी लोकप्रियता है और जनता ने तीसरी बार इनको रिजेक्ट किया है, राहुल गांधी को और कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। 100 सीटें भी नहीं दी तीसरी बार में भी। इसके बावजूद ये एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हरियाणा में जो झटका लगा है, ये हम सब के लिए, दूसरे लोगों के लिए अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन हरियाणा के मतदाताओं ने ये फैसला क्यों किया है, इस पर एक अलग सा प्रोग्राम फिर बनाऊंगा। आज मैं केवल इनके सहयोगियों की तरफ से जो रिएक्शन आने शुरू हुए हैं और इनको जो उन्होंने संदेश देने शुरू किए हैं, उस पर बात करूंगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट सिग्नल हैं जो आने शुरू हो गए हैं और इनको इनकी हैसियत में रहने के उन्होंने संदेश और संकेत देने शुरू कर दिए हैं। उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है, वो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर के लड़े हों, पर
अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चले, अगर उनको कांग्रेस को बाहर रख करके सरकार बनाने में कामयाबी मिल जाए, तो वो इनको पूछेंगे ही नहीं। अब आप ये बताइए, राहुल गांधी का जो रवैया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और उनकी सरकार के प्रति, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश की उनके प्रति भी, वो चाहे हमारी न्याय प्रणाली हो, चाहे हमारी संसद संसद हो, संसदीय प्रणाली हो, चाहे हमारी कार्यपालिका हो, चाहे हमारा मीडिया हो, या हमारा निर्वाचन आयोग ही क्यों ना हो, 1 मिनट लगता है इनको किसी के खिलाफ भी बोलने में और किसी के ऊपर भी सवाल खड़ा करने में। ये देश में हो या विदेश में हो, 1 मिनट में ये किसी पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं और उसकी विश्वसनीयता को लेकर, उसकी कार्य प्रणाली को लेकर के ये उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। उसकी जो विश्वसनीयता है, उसने जो इतने दिनों में, इतने सालों में अपनी एक साख बनाई है, उसको मटिया-मेट करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन जनता में कुछ पार्ट तो ऐसा है जो अलग-अलग कारणों से इन पर भरोसा भी कर रहा है, इनके पीछे खड़ा भी है और इनको वोट भी दे रहा है। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है, परिणाम आने के बाद और फारूक अब्दुल्ला के द्वारा उनको ये कहने के बाद कि उमर ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने पहली जब प्रेस वार्ता की उसमें कहा, जब पूछा गया कि साहब 370-35 से, तो उन्होंने कहा कि हम 370 और 35 ए को किनारे रख रहे हैं। ये क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र में इस समय जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसी ने 370 और 35 से हटाया है। हम ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि जिन्होंने हटाया है वो हमारे कहने पर या हमारे प्रस्ताव पारित करके भेज देने पर उसको बहाल कर देंगे। ऐसे में हम केंद्र के साथ टकराव के और शत्रुता के रिश्ते नहीं बनाना चाहते हैं। सरकारें इस देश में आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं। हम उस समय का इंतजार करेंगे जब केंद्र में सरकार बदले और लाइक माइंडेड कोई सरकार बन जाए, तो हम फिर उनसे अनुरोध करेंगे कि साहब 370 और 35 से बहाल कर दीजिए। यानी उमर अब्दुल्ला ने साफ-साफ ये संकेत दे दिए हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को और दूसरे दलों को, जिनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जो केंद्र के साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, टकराव का एक माहौल क्रिएट करके अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के सपने देख रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे आसपास दो शत्रु पड़ोसी हैं, दो शत्रु पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान, और हमें आगे की तरफ देखना है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो हम केंद्र के साथ बात करेंगे, बात करके और राज्य की बेहतरी के लिए जो होगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि साहब राज्य राज्य का दर्जा वापस बहाल करने के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है, पार्लियामेंट के भीतर भी कहा, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा है। तो हम सरकार बनने के बाद यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को फिर से वापस मिल जाए। ये दर्शाता है कि उमर अब्दुल्ला यू टर्न भी ले चुके हैं, मैच्योरिटी भी दिखा चुके हैं, राहुल गांधी को, कांग्रेस को ये बता चुके हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। अगर राज्य की सत्ता में आप आ गए हैं तो राज्य को चलाने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत होती है, और अगर आप साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। ये तो बात रही उमर अब्दुल्ला की। उन्होंने दो बातें और कही। उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री मोदी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और हम उनसे टकराव का माहौल नहीं बनाना चाहेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन हम एक नई शुरुआत करेंगे। जब सत्ता में आ रहे हैं, तो जैसे ही राज्य की कमान हमारे हाथ में आएगी, हम उपराज्यपाल से भी अपने रिश्ते बेहतर करेंगे। दूसरी घटना, अखिलेश यादव ने बिना कांग्रेस से बात किए जो राज्य में 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं, उनके लिए एक तरफा 6 कैंडिडेट कल घोषित कर दिए। करहल से जो मैनपुरी के सांसद रह चुके हैं, लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। करहल सीट अखिलेश यादव ने ही खाली की थी जब वो लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट दे दिया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को, मिल्कीपुर से अजित प्रसाद को, जो फैजाबाद से चुने गए सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से चुने गए थे, वहां सीट खाली हो गई थी तो उनके बेटे को ही टिकट दिया है। कटेहरी से शोभावती वर्मा को और मझुआ से डॉक्टर ज्योति बिंद को। यानी भले ही इंडिया अलायंस में हो, भले ही लोकसभा चुनाव मिल करके लड़ रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव क्या संकेत दे रहे हैं कि भाई जब विधानसभा की बात है, जब राज्य की बात है, तो फिर हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इस पर आपसे चर्चा करके ही अपने कैंडिडेट और अपनी सीटें तय करें। अभी 4 सीटें बची हुई हैं। ये 4 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां कांग्रेस लड़ेगी भी तो कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। वैसे तो इन 6 सीटों पर भी करहल वगैरह को छोड़ दें और एक ये मिल्कीपुर छोड़ दें, कटेहरी में भी थोड़ा सा हो सकता है मुकाबला, पर बाकी सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने जितनी मेहनत की है लोकसभा चुनाव के बाद से, उसके बाद तो लग रहा है कि अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल ले जाएगी। तो कांग्रेस को अखिलेश यादव ने भी झटका दिया है, बिना बात किए अपने पार्टी के 6 कैंडिडेट खड़े करके। इसके अलावा साहब, अगर आप देखें तो हरियाणा के चुनाव परिणामों को लेकर के राहुल गांधी, जयराम रमेश और कुछ दूसरे नेताओं के जिस तरह के बयान आए हैं, उसको लेकर के भी अब लोगों ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं और ये तीखे रिएक्शन हैं साहब। राहुल गांधी का ट्वीट क्या आया है? राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो वैसे तो कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया है उस पर चुनाव आयोग का रिएक्शन भी आ गया है और चुनाव आयोग ने हैरानी भी जताई है और आपत्ति भी जताई है इनके बयान पर। देखिए क्या कहा है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर। हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहां ईवीएम की बैटरी 99% थी। इन जगहों पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए। जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया या जिनकी बैटरी 60-70% थी, वहां हमें जीत मिली। हम इन सारी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे। ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये जो तरीका है कि मीठा मीठा गप गप
और कड़वा कड़वा थू। यानी आप ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने शुरू कर दें तो अच्छा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ही इनको जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर जीत जाती है तो ईवीएम में कुछ नहीं होता, जब कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम से सेटिंग हो जाती है, ईवीएम में सेटिंग हो जाती है। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन जीता, यहां ईवीएम ठीक था। हरियाणा में भाजपा जीत गई तो ईवीएम खराब हो गया। एक और प्रतिक्रिया में देख रहा था, ये अरुण वाजपेयी राजन है, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक, संविधान सुरक्षित था, और हरियाणा में ईवीएम बदनाम, संविधान असुरक्षित। मतलब जहां कांग्रेस जीते वहां ठीक, जहां कांग्रेस हारे वहां खराब। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, लोकसभा चुनाव में भी मतदाताओं ने तीसरी बार राहुल गांधी और कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट किया है, मैं रिजेक्ट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तीसरी बार। और हरियाणा ने भी इनको तीसरी बार रिजेक्ट किया है। और उन कारणों की समीक्षा हम अभी करेंगे जिनके चलते हरियाणा ने ये रिएक्शन दिया है, ये रिजेक्शन किया है इनका। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द की जो मंडली है वो इन हारों और इन रिजेक्शन से कोई सीख लेने को तैयार नहीं है, और अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन और मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए जहां जहां हार होती है वहां वहां सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी और बाहर से भी अब तो लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है ना। चाहे संजय राउत हों, उद्धव ठाकरे हों, या कांग्रेस के दूसरे नेता हों, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है। दूसरे दलों ने कहना शुरू कर दिया है, टीएमसी के लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया है। और इन्होंने जो समीक्षा करने के लिए मीटिंग बुलाई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे, वहां पता है किस किस को बुलाया गया है? वहां पर जो 3 इनके ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन को बुलाया गया, प्रताप बाजवा को बुलाया गया, वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के अब सबसे विश्वस्त हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया गया, और जो दीपक बावरिया हैं उनको बुलाया गया। लेकिन किन को नहीं बुलाया गया? रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया, कुमारी सैलजा को नहीं बुलाया गया, कैप्टन अजय यादव को भी नहीं बुलाया गया। और यही तो चीजें हैं जो हरियाणा समेत तमाम राज्यों में कांग्रेस का भट्टा बैठा रही हैं। जिस तरह टिकट का बंटवारा हुआ, जिस तरीके से भीतरघात हुआ, जिस तरह कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को हरवाने के लिए कोशिश की, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने सैलजा के जो समर्थक चुनाव लड़ रहे थे उनको हरवाने के लिए जोर लगाए, और अल्टीमेटली कांग्रेस का भट्टा बैठा, उसका कोई इलाज नहीं होगा। और राहुल गांधी की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती है। अभी तक बताते हैं कुल मिलाकर के 88 चुनाव हारे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अलग अलग राज्यों में। लेकिन राहुल गांधी को कौन चैलेंज कर सकता है? राहुल गांधी को नेता पद से कौन हटा सकता है? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।